हेलो। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत सा इस चैनल पर क्रिएटिव लर्निंग इंस्टीट्यूट पर जो है पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को। और मैं संदीप कुमार आपको जितना भी साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, या क्लास 12th का फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, सभी को हम लोग बहुत ही नए अंदाज में पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए हम लोग जो है जानते हैं कि आखिर हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्लास 10th जो होगा हमारा साइंस चलेगा। ठीक, साइंस में भी हमारा जो है सबसे पहले आज क्या चलने वाला है, केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी होगा सभी का इस पे डील किया जाएगा। जैसे कि हम जो है प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चंस का डील करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि 11 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चंस का हम लोगों ने डील किया था। ठीक, तो आज जो है हम लोग 1 से लेकर के 10 तक डील करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो है बोर्ड एग्जाम का बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, जो है जितना भी होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल बोर्ड एग्जामिनेशन, और जैसे क्लास 10th और शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि रासायनिक समीकरण लिखते समय तीर चिन्ह दिए जाते हैं क्यों। यानी कि रासायनिक समीकरण जब हम लोग लिखते हैं तो उसके बीच में तीर चिन्ह का निशान दिया जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जैसे कि यहाँ पे हुआ रासायनिक समीकरण, मान लिया जाए कि हम लिखते हैं यहाँ पे Na+Cl। ठीक, तो इसके बीच जब लोग तीर का निशान देते हैं, ठीक, इधर जो बनता है NaCl। ठीक, तो यहाँ पे जो तीर का निशान देते हैं वो क्यों दिया जाता है तीर का निशान, तो वही कहा जा रहा है कि देखिए तीर के निशान के पहले और तीर के निशान के बाद। ठीक, तो जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, ठीक, जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या बोलते हैं उसे, अभिकारक। और ये जो होता है फिर लास्ट में, यानी कि जो अभिकारक के मिलने के बाद जो तीर के निशान के जस्ट दूसरी साइड जो बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिफल। क्या बोलते हैं, प्रतिफल। ठीक, तो इसमें कहा भी गया है क्योंकि इससे हमें अभिकारक और प्रतिफल की जानकारी आसानी से मिल जाती है। बात तो सही है। जैसे कि यदि तीर का निशान जो होगा उसके पहले जो होगा उसे क्या कह देंगे, अभिकारक, बहुत सिंपल वे में, और दूसरा जो होगा फिर क्या कह देंगे उसे, प्रतिफल, जो बनेगा बाद में। तो बहुत ही आसान होता है इसे पहचानना। ठीक, तीर का निशान देने के बाद ठीक कहता है प्रतिफल, उसके बाद और इससे यह भी जानकारी पता चलता है कि अभिक्रिया किस ओर हो रही है। यानी कि हमें इससे यह भी पता चल रही है कि अभिक्रिया किस हो रही है। मान लिया जाए हम लोग घर चलते हैं, ठीक है, स्कूल से जब हम लोगों को छुट्टी होती है तो हम लोग एक रास्ता अपनाते हैं घर जाने के लिए, तो वही जो रास्ता सीधा दिशा होता है हमारा, तो वही तो पता चल रही है हम किस ओर जा रहे हैं। मान लिया जाए कि हमारा घर यहाँ पे है, ठीक है, ये हमारा हुआ प्यारा सा घर, ठीक, और यहाँ हुआ हमारा स्कूल। ठीक, तो स्कूल से जब हम लोग घर जाएंगे कोई ना कोई तो रास्ता होगा। सेम उसी प्रकार से अब ये तो हमारा स्कूल हुआ, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमारा घर हुआ, तो सेम वही हुआ कि स्कूल के तरफ हमारा अभिकारक और घर के तरफ क्या हो गया, हमारा प्रतिफल। ठीक, तो जो रास्ता होता है जो उसके बीच में दूरी तय करते हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ दिया जाता है। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई अभिक्रिया होगा, उस तीर के निशान के ऊपर कुछ लिखा रहता है, जैसे मान लिया उष्मा लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि यह उष्मा की प्रेजेंटेशन में हुआ, यानी कि जब तक इस पे उष्मा नहीं दिया जाएगा तब तक ये रिएक्शन नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। अवक्षेपण, अवक्षेपण का मतलब होता है अवक्षेप। क्या होता है, अवक्षेप। अवक्षेप जैसे कि मान लिया जाए कि कुछ ऐसे पदार्थ जो बच जाते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ जो बच जाते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कभी जो गुड़ होता है, जैसे हम लोग अपने ग्रामीण भाषा में शक्कर बोलते हैं, उसको जब बढ़िया से मिलाते हैं, क्या करते हैं, मिलाते हैं पानी में, तो पानी में मिलाने के बाद होता क्या है, उसके नीचे में कुछ ना कुछ बैठ जाता है। ठीक, बहुत सारे कण जो होते हैं पानी में घुल जाते हैं, लेकिन कुछ कण जो होता है इस बाल्टी के नीचे में क्या होता है, बैठ जाता है। तो बैठने वाला पदार्थ कहलाता है अवक्षेप। जो पदार्थ बैठ जाएगा नीचे में, यानी कि जो शक्कर का ढेला जो होगा नीचे में जो बैठ गया, यानी कि बच गया, जो नहीं घुल पाया, वो कहलाएगा हमारा अवक्षेप। क्या कहलाएगा, अवक्षेप। क्या कहलाएगा,
अवक्षेप, और इस प्रकार से होने वाली अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, बहुत सिंपल वे में। तो जैसे कि इसमें कहा गया ऐसी अभिक्रिया जिससे होकर कोई एक ठोस पदार्थ प्रतिफल के रूप में विलयन से अलग हो जाता है। बात तो सही है, जैसे कि पूरा पूरा विलयन हुआ, ठीक है, इसके नीचे में क्या हुआ, अवक्षेप रूप में बैठ गया, ठोस पदार्थ के रूप में बच गया, ये यानी घुल नहीं पाया तो मतलब ठोस होगा। तो इस प्रकार से जो उसे क्या कहते हैं हम लोग, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, और बचने वाले पदार्थ अवक्षेप कहलाते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या है, यानी कि किसी भी चीज को जलने के लिए यदि हमें उसे जलाना होगा तो क्या क्या चाहिए हमें। तो देखिए, तो दहन के लिए 3 आवश्यक शर्त होते हैं, जैसे कि कहा दिया है दहन के लिए 3 आवश्यक शर्त कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले जो होता है दहनशील पदार्थ होना चाहिए। अब जाएंगे हम ईंट में आग लगाने के लिए, तो क्या लगेगा ईंट में आग, नहीं लगेगा, ठीक, तो यानी कि वो दहनशील पदार्थ है नहीं है। तो दहनशील पदार्थ होना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले दहनशील हो गया। दूसरा, यदि ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सीजन ना हो तो वो जलेगा नहीं। जैसे कि हम लोग देखते हैं जब घर में किसी का आग लग जाता है, ठीक है, जब किसी क्या होता है घर में किसी को आग लगता है, हम लोग क्या करते हैं, बाल्टी लेके दौड़ते हैं आग बुझाने के लिए, रहते कि नहीं। तो वहां से क्या होता है, या हम लोग क्या करते हैं फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, ठीक, फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं तो वह क्या करता है, उसके अग्निशामक यंत्र में जो होता है तो वो क्या करता है, उससे धुआं निकलता है बहुत अधिक मात्रा में, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जल निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो वो क्या होता है कि जैसे कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन की मात्रा तो है नहीं, तो क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझा देता है। यदि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिया जाता, केवल पानी रहता, तो संभव ही नहीं था कि वो आग बुझ पाएगा। ठीक, तो उसको आग को बुझाने के लिए किसकी जरूरत है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड की। किसकी जरूरत होती है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। तो यानी कि ये हमें इससे हमें ये पता चलती है कि आग को जलते रहने देने के लिए हमें ऑक्सीजन पर्याप्त करना बहुत जरूरी होता है। यदि ऑक्सीजन उसमें अनुपस्थित हो, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, मोमबत्ती को लेते हैं, ठीक, जलते हुए मोमबत्ती को लेते हैं, अब मोमबत्ती को क्या करते हैं ऊपर से ग्लास से ढक देते हैं, ठीक, ग्लास से जैसे ढकेंगे क्या होगा, वो बुझ जाएगा। मतलब क्या हुआ, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, सारा ऑक्सीजन खत्म हो गया, और क्या हो जाएगा, वो मोमबत्ती बुझ जाएगा। ठीक है, अब फिर कहता ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए। मान लिया जाए हम माचिस की तीली से एक बहुत बड़े विशाल पेड़ को जलाएं, तो संभव नहीं है वो जल पाएगा ही बिना उस पर कोई पेट्रोलियम पदार्थ दिए। ठीक, पेट्रोलियम पदार्थ दे देता तो किसी भी चीज को आराम से जला सकते हैं, लेकिन बिना पेट्रोलियम पदार्थ को दिए हम चाहते हैं उसको जलाने के लिए, और एक माचिस की तीली से, वो संभव ही नहीं। क्यों, क्योंकि वो उतना ज्वलन ताप ही नहीं दे पाएगा वो, और जब तक ज्वलन ताप देगा नहीं तो संभव ही नहीं है कि वो जला पाएगा। यानी कि उसके ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए, यानी कि जितना उससे जलने के लिए टेम्परेचर चाहिए उतना मिलेगा तो वो जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। ठीक, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट को सचित्र वर्णन करें। सचित्र नहीं, चित्र सहित वर्णन करें, यानी कि इसमें यह कह रहा है कि मोमबत्ती का कितने भाग होते हैं। ठीक, तो मोमबत्ती का हम लोग जानते हैं कि 3 भाग होता है। सबसे पहला क्या होता है, सबसे गर्म भाग, उसके बाद कम गर्म भाग यानी मीडियम, यानी कि सबसे लो होगा, ठीक, उसके बाद क्या होगा, मीडियम होगा, उसके बाद हाई होगा। क्या होगा, हाई होगा। यानी कि सबसे नीचे वाला भाग जो होता है वो क्या होता है, सबसे गर्म होता है, और ये क्या कहलाता है, मोमबत्ती कहलाता है। ठीक, और जो मोमबत्ती जिस जगह जल रही होती है उसे क्या कहते हैं, बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र से जो क्या होता है, काला होता है। और जो होता है बीच वाला भाग वह कैसा होता है, पीला होता है। बीच वाला भाग कैसे दिखाई देगा, पीला, और वह कैसा होगा, उसका दहन आंतरिक दहन होगा केवल, और पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र जैसे कि नीला, यानी कि सबसे बाहरी भाग जो होगा कैसा दिखाई देगा, वो नीला दिखाई देगा। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो लिटमस पत्र क्या है। क्या कह रहा है, लिटमस पत्र क्या है, लिटमस पत्र। देखिए, लिटमस पत्र का उपयोग बहुत ही बेस्ट है। जैसे कि हम लोग यदि मान लिया जाए कि कभी कभी हम लोग देखते हैं जादूगर को, क्या करते हैं, जादूगर को क्या करता है, वो जो क्या करते हैं एक बिलियन लेता है, ठीक, उसके पास एक ग्लास होता है, ग्लास में क्या करता है, वो लगा करके पहले से ही रखता है एसिड को। ठीक, क्या करता है, पहले से एसिड को लगा के रखता है, और रुमाल में रहता है क्या लगा हुआ, बेस, जिसे हम लोग कहते हैं क्षारीय पदार्थ, क्या रहता है लगा हुआ,
क्षारीय पदार्थ। अब जैसे उस गिलास में उसको डालता है, अब क्या करेगा, हम क्या किए हैं, विलयन में डाला गया, किसके, एसिड के विलयन में क्षार को डाला गया है। ठीक, ये जो विलयन दिखाई दे रहा है हमें, ये किसका विलयन है, एसिड का विलयन, यानी किसी का अम्ल, इसका विलयन है अम्ल का। ठीक, जब अम्ल के विलयन में हम क्या करते हैं, डुबाते हैं इसको, नीला लिटमस पत्र को, क्षारीय चीज को क्या करते हैं, नीला होगा तो कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो उसको जब उसको डुबाएंगे तो उसका रंग परिवर्तन होकर लाल हो जाता है। क्या होता है, लाल। जैसे कि हम लोग कभी कभी ये भी देखते हैं घरों में, तो जब हमारे हाथ में कुछ क्षारीय टाइप का लगा रहेगा, ठीक, या फिर हम जब हमारे हाथ में जब नींबू का रस लगा हुआ रहे, ठीक, तो इस प्रकार का कुछ खट्टा पदार्थ हमारे हाथ में लगा रहेगा, उसको जब धोने के लिए जाएंगे ना हाथ पे, तो होता क्या है कि देखते हैं सरफ जब हम हाथ में लगाते हैं हमारा हाथ लाल हो जाता है। उस समय पूरा लाल नहीं होगा, लेकिन क्या होता है, लाल में बदलना शुरू हो जाता है। तो मतलब क्या हुआ, वहां यह पता चला कि जब किसी अम्लीय चीज पर, अम्लीय चीज में नीला लिटमस पत्र को डुबाया जाए तो कैसा हो जाएगा, वो लाल में बदल जाएगा। देखिए यहाँ पे बदल रहा है कि नहीं, लाल में। अब सेम इसी का उल्टा क्रिया होता है। क्या होता है, उल्टा क्रिया। जैसे कि क्या किया यहाँ पे, बेसिक का ले लिया, बेसिक मतलब क्षारीय विलयन। ठीक, जब क्षारीय विलयन ले से साबुन का घोल, क्या करेंगे, साबुन का घोल। जब साबुन का घोल लिया गया तो साबुन के घोल में डुबाया गया किसको, लाल लिटमस पत्र को। ठीक, तो लाल लिटमस पत्र को जब उसमें डुबाया गया तो क्या हुआ, वो बदल गया नीला में। कैसा है, बदल गया नीला में। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल उदाहरण है, हम लोग अरहुल के फूल का नाम जानते हैं या नहीं, बिल्कुल जानते हैं। तो अरहुल के फूल क्या करना है, उसको लेकर के एक जो पेज होगा, ठीक, कागज का पेज, उसको क्या करेंगे, उसको पूरा अच्छा से रगड़ देंगे पहले। ठीक, रगड़ देंगे, रगड़ने के बाद बस 1 मिनट के लिए उसको धूप में सूखने के लिए दे देंगे। ठीक, तो वो बन जाएगा हमारा नीला लिटमस पत्र। कैसा बन जाएगा, नीला लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र। अब क्या होगा इसके बाद, अब क्या करेंगे, इस जब जैसे इसको सुखा ले 1 मिनट, उसको लेकर के आएंगे और क्या करेंगे, एक नींबू काटेंगे। ठीक, नींबू कैसा होगा, अम्लीय। तो उसको क्या करेंगे, जब इस पेपर पे डाला जाएगा, जब इस पेपर पे डालेंगे तो देखना ध्यान से, चमत्कार होगा वहां पे। जैसे क्या होगा, नीला जो होगा वो लाल में बदल जाएगा। कैसा बदलेगा, लाल में। तो यहाँ से क्या पता चला हमें कि नीला को लाल में कौन बदल रहा है, अम्ल। नीला को लाल में कौन बदल रहा है, अम्ल। तो मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ यह कह सकते हैं कि जब किसी नीले लिटमस पत्र पे अम्लीय विलयन डाला जाता है तो उसका रंग लाल हो जाता है। क्या होगा, लाल हो जाएगा। सेम उसी का उल्टा, अब जैसे नीला लिटमस पत्र है, इसी पे हम क्या करते हैं, साबुन का घोल डालते हैं, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा और हमारा जो बनाया हुआ लिटमस पत्र होगा सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब देखो फिर क्या कहता है। सेम इसी प्रकार से अब एक बनाते हैं लाल लिटमस पत्र। ठीक, लाल लिटमस पत्र बनाएंगे, चुकंदर को घसेंगे। ठीक, अब उस पे डालेंगे, जब इसको लाल लिटमस पत्र में, तो उसमें डालेंगे साबुन का घोल, तो क्या हो जाएगा, वो नीला। क्या हो जाएगा, नीला। चलिए, तो लिटमस पत्र क्या है, इसका आंसर देखना है हमें। तो हमें इससे हमें यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि कोई भी पदार्थ नील क्षारीय है या अम्लीय है, यानी कि लिटमस पत्र एक प्रकार का क्या है, सूचना देने का काम करता है कि कोई भी पदार्थ अम्लीय है या भास्मिक है। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सक्रियता श्रेणी से किसे कहते हैं, सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। देखिए, तत्वों के सक्रियता श्रेणी को उसकी प्रतिक्रियाशीलता और उत्पन्न करने में उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। यह श्रेणी बताती है कि एक तत्व कितनी जल्दी और सकारात्मक रूप से रिएक्ट कर सकती है। यानी कि इससे हमें यह पता चलता है सक्रियता श्रेणी से कि कोई भी पदार्थ कितना फास्ट रिएक्शन करेगा। जैसे कि हम लेते हैं सबसे जो होता है फास्ट रिएक्शन करने वाला सोडियम। क्या होता है, सोडियम। तो इसका एक सारणी बना हुआ है। क्या है, बना हुआ सारणी। ठीक है, इसका एक सारणी बना हुआ है। जैसे कि हम कहते हैं इस प्रकार से, ठीक, इस प्रकार से लेते हैं, एक सारणी बना हुआ है और सबसे ऊपर जो क्या कहते हैं, सोडियम। क्या होता है, सोडियम। तो जो सबसे ऊपर होता है मतलब सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा। जैसे ही उसको हम लाएंगे वायुमंडल के संपर्क में, क्या हो जाएगा, वो जलना शुरू कर देगा। ठीक, अब जैसे क्या करेंगे, इसको पानी के संपर्क में लाएंगे, सोडियम को क्या करेंगे, पानी में डुबाएंगे, तो क्या होगा, वो तुरंत जलना शुरू कर देगा। अब सबसे नीचे क्या होता है, सबसे नीचे होता है हमारा सोना। क्या होता है, सोना। इसीलिए देखते होंगे हम लोग सोना का उपयोग किसमें करते हैं,
गहना बनाने के लिए। जैसे कि सोना का उपयोग इसलिए सबसे अधिक करते हैं क्योंकि सोना में जंग ही नहीं लगती है, और जिसमें जंग नहीं लगेगा उसे हम बहुत बेस्ट मानते हैं। इससे भी महंगा होता है प्लेटिनम। क्या होता है? प्लेटिनम सोना से भी महंगा, लेकिन होता क्या है, सक्रियता श्रेणी में सोना से ऊपर होता है। वो क्या होता है? सोना से ऊपर। अब सोना से ऊपर होने का मतलब ये हुआ कि सोना से पहले जंग लगेगा उसमें, इसीलिए महंगा भी है और जंग भी जल्दी लगेगा, इसीलिए हम उसका उपयोग बहुत कम करते हैं। ठीक, तो हमारे जो बेस्ट है तो हम तो वही करेंगे, कर देंगे नहीं? ठीक है, चलिए तो अब देखिए क्या कहता है इसमें। उदाहरण के लिए हल्के धातु जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, देखिए लिखा हुआ है कि नहीं, सोडियम और पोटेशियम हाई सक्रियता तत्व में आती है क्योंकि वे आमतौर पर अन्य तत्व के साथ तेजी से रिएक्ट करते हैं। यानी कि जो होते पूछा जाएगा एग्जाम में कि सब वैसा कौन सा तत्व है जो कि जिसे केरोसिन तेल में डुबो के रखा जाता है, क्या कहेंगे? सोडियम कहेंगे। ठीक है, बहुत बेस्ट। चलिए तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म किसे कहते हैं? प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म किसे कहते हैं? देखिए, तो प्रबल का मतलब होता है कि बहुत ही वह खट्टा अधिक हुआ, बहुत पूरा खट्टा। जैसे कि मान लिया जाए कि हम कुछ एक गिलास लेते हैं पानी, उसमें लगभग 10 नींबू निचोड़ देंगे। ठीक है, तो इतना कड़वा, इतना खट्टा बन जाएगा, उसे पीते ही लगेगा एकदम पूरा जो है बहुत अजीब टाइप का लगेगा। तो वो क्या बनेगा? वो हमारा प्रबल अम्ल बने। क्या बनेगा? प्रबल अम्ल। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या होगा, देखिए प्रबल अम्ल में H+ आयन की सांद्रता बहुत अधिक होती है। ठीक, और सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे हम क्या कहते हैं H2SO4, इसका उपयोग होता है किसमें? बैटरी में। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रस अम्ल और प्रबल अम्ल के कुछ उदाहरण हैं। यानी कि जो HCl होते हैं और कुछ नाइट्रिक अम्ल होते हैं, सब क्या है? प्रबल अम्ल का। यानी कि ये सब क्या करता है बहुत ही मतलब प्रबल अम्ल है। इसको यदि हम लोग अपने हाथ पे ले हमारा हाथ जलना शुरू कर देगा। ठीक, उसके बाद फिर कहता है कि दुर्बल अम्ल में H+ आयनिक सांद्रता कम होगा, किसकी अपेक्षा? प्रबल अम्ल की अपेक्षा। ठीक है, तो प्रबल अम्ल में H+ जो क्या होगा? अधिक होगा, और दुर्बल अम्ल में वीडियो बना रहे हैं कम होगा। ठीक, अब कहता है साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल सब प्रबल क्षार के कुछ उदाहरण है। यानी कि जो प्रबल क्षार होगा, यानी कि भस्म कहो या प्रबल क्षार को, बात एक ही पड़ेगा। तो बहुत जो कड़वा होगा, बहुत कड़वा, उसे क्या कह देंगे? प्रबल भस्म कहेंगे। चलिए तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन सभी चीज का PDF यदि चाहिए हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इस टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जा करके उसे क्लिक करें, और जितना भी सारा का सारा PDF है वो सब बहुत ही बेस्ट PDF जो है अनुभवी शिक्षकों के द्वारा बनाया गया है, बहुत ही बेस्ट है। यदि आप लोग उसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये मेरा गारंटी है कि आप लोगों को क्लास 10th में बहुत ही बेहतर नंबर आएगा। ठीक है, तो उसे चैनल को जरूर ज्वाइन करें, और ज्वाइन करके सभी जो PDF होगा सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करें। इसकी कोई भी पैसा नहीं लगती है। ठीक है, चलिए तो आगे है हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है? यदि अगर आपके शरीर का पीएच स्तर स्वस्थ है तो यह रोग के खिलाफ रक्षा कर सकता है और ऊर्जा स्तर को भी बनाए रख सकती है। दूसरा कहता है कि पीएच से हमारी त्वचा, बाल, नाखून ये सब सुरक्षा होती है। जैसे कि देखते हैं किसी को जो छोटा ही रहता है, लेकिन होता क्या है, उसका छोटा ही रहता है लेकिन उसका क्या होता है? बाल पक जाता है, होता है कि नहीं? उसे हम क्या कहते हैं गाँव में? बुढ़ा कहते हैं कि नहीं? तो बहुत ही छोटी उम्र में उसका क्या होता है? बाल पक जाता है। तो ये सब क्या होता है? ये सब का सब खेला किसका है? पीएच का है। ठीक है, तो सब का सब खेल किसका? पीएच का। जैसे कि नाखून की सुरक्षा होती है, इसलिए आपके दैनिक जीवन पीएच का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि हमारे दैनिक जीवन का पीएच जो होगा, यानी कि प्रत्येक डेली लाइफ का यूज सामान जो होगा यूज करने वाला, यदि उसको असीमित मात्रा में कुछ भी चीज करेंगे तो क्या होगा? वो जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक ही होगा। यदि कम करेंगे तो भी हानिकारक होगा। ठीक है, तो कहा नहीं जाता है कि कुछ भी चीज अधिक करो, आवश्यकता से अधिक, तो हमारे लिए क्या होती है? हानिकारक ही होती है। जैसे कि हम आवश्यकता से अधिक खा ले, पेट दर्द करने लगेगा, करता है कि नहीं? तो आवश्यकता से अधिक कुछ नहीं करना है, पढ़ना भी नहीं आता। आवश्यकता से अधिक मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। ठीक है, तो इसी रूल को आप लोग अपनाएं। चलिए, तो कहता है कि धोबन सोडा के उपयोग को लिखे। धोबन सोडा का क्या क्या उपयोग है? देखिए, धोबन मतलब क्या होता है? धोबन मतलब धोबिया सोडा। धोबी का काम क्या होता है? कपड़ा धोना, होता है कि नहीं? तो देखो, तो क्या कहता है? सबसे पहले कांच, कागज, साबुन सब बनाने में होता है इसका।
ठीक। उसके बाद साबुन का उपयोग करते हैं कि नहीं हम लोग कपड़ा धोने में? यस करते हैं। चलिए, तो जल के अस्थायी खारापन को दूर करने में भी होता है, फिर कहता है कौन सी, कपड़ा धोने में भी होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, धोवन सोडा। चलिए, तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, और ये हमारा होगा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो मिलेंगे हम लोग कल फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, जो कि हमारा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसमें बहुत ही बेस्ट जो नामांकन होगा, वो सभी जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा वो सभी का सभी इसमें हम लोग इंक्लूड कर देंगे। आप लोग जल्द से जल्द इस टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन करें, ठीक है, ताकि बहुत ही बेस्ट तरीके से आप लोगों का जो है तैयारी हो सके, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत अधिक है नहीं, ठीक है। पढ़ने वाले के लिए तो बहुत अधिक समय है, ठीक है, और नहीं पढ़ने वाले क्या करते हैं, कहता है कि आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, कहते हैं कि नहीं, कहता है कि एग्जाम से 2 घंटा पहले भी पढ़ लेंगे, कहते हैं कि नहीं। तो वैसा हमें नहीं बनना है, हमें शुरू से ही तैयारी करनी है, ठीक है। तो उत्फुल्लन से आप क्या समझते हो? उत्फुल्लन से उस क्रिया को कहते हैं जिसमें किसी यौगिक क्रिस्टल के जल के वायु में मुक्त होने की प्रक्रिया होती है। जैसे कि यह क्रिया गर्म करने से अपने आप हो जाती है, जल को गर्म करेंगे ऑटोमेटिक ये क्रिया होना शुरू कर देगा। फिर कहते हैं धोवन सोडा में क्रिस्टल या जल मिला होता है, ठीक है। तो आज का सेशन ये हमारा यहीं पे खत्म होता है। तो मिलेंगे बहुत ही बेस्ट वीडियो के साथ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद। और आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा हो, आज अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, ठीक है, ताकि आप लोगों का प्यार बना रहे, ठीक है। जय हिंद।